हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग और वांगजी साथ में सो गए थे। सुबह जब वयिंग की आंखें खुलती हैं तो एक वार्म बॉडी उसके एकदम नज़दीक थी, यानी वांगजी उसके पास ही लेटा हुआ था और बार बार उसके आईलिड्स पर किस कर रहा था। वयिंग उसके सॉफ्ट फिंगर्स को पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा, तुम अभी तक बेड में हो? वांगजी रिप्लाई में वयिंग के फोरहेड पर किस कर लेता है। वयिंग देखता है कि अभी भी वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। वो वांगजी से पूछता है, कितना टाइम हो रहा है लंजा? वांगजी उससे कहता है, 5 बजने में अभी टाइम है। वयिंग कहता है, मैं आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? तभी वयिंग देखता है कि उन दोनों ने बिल्कुल क्लीन कपड़े पहने हुए थे। लास्ट नाइट जो भी मैस उन दोनों ने क्रिएट किया था, वांगजी वो सब ऑलरेडी क्लीन कर चुका था। वांगजी ने वयिंग के ट्राउजर्स भी बदल दिए थे। उन दोनों ने बिल्कुल क्लीन ट्राउजर्स पहने हुए थे। वयिंग वांगजी की स्मूथ चेस्ट पर अपनी फिंगर्स फहराते हुए कहता है, लंजा, कल रात तुम्हें सारी क्लीनिंग खुद करनी पड़ी, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे भी तो जगा सकते थे। वांगजी उससे सिर्फ कहता है। तो वयिंग कहता है, मैं हमेशा ये सब के बाद सो जाता हूँ और फिर तुम्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। ऐसा कहकर वो वांगजी के चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है और उसकी सैंडलवुड स्मेल को फील करने लगता है। वांगजी तुरंत उससे कहता है, मुझे ये सब करने में बुरा नहीं लगता। वयिंग उसकी चेस्ट पर किस करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो फिर अच्छी बात है। अब वो दोनों पीसफुली साइलेंस में थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेटे रहते हैं। वयिंग को धीरे धीरे फिर से नींद आने लगी थी। तभी उसके पैरों पर उसे कुछ फील होता है। वयिंग कहता है, लंजा, तुम्हारे बेड पर ये अचानक क्या आ गया है? तभी वो झुककर देखता है तो उसके पैर के पास व्हाइट कलर का बनी था। तभी उस बनी के पास वो दूसरा बनी भी आ जाता है। वयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारे रूम में अभी तक ये बनीज हैं, तुमने इन्हें बाहर नहीं किया? क्या ये तुम्हें तंग नहीं कर रहे हैं? वांगजी ना में सिर हिला देता है। वयिंग कहता है, तो तुम्हें ये इतने ज़्यादा अच्छे लगे? वांगजी कहता है, हाँ, क्योंकि वयिंग ने मुझे इन्हें दिया था। वयिंग ब्लश करते हुए कहता है, तुम सच में कितने चार्मर हो लंजा, पर मैंने तुम्हें ये इसलिए थोड़े ना दिए थे कि तुम इन्हें अपना परमानेंट हाउस गेस्ट बना लो। वांगजी अब उससे कहता है, जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आएगा मैं इन्हें बाहर छोड़ दूंगा। वयिंग कहता है, इनकी गंदगी साफ करने में तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा ना, तुम मुझे बुला लिया करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस लाइन पर वांगजी वयिंग को पनिशमेंट के लिए लाइटली पिंच कर देता है। वयिंग ड्रामेटिकली कहता है, तो अब तुम्हें ये दोनों इतने अच्छे लगे हैं कि तुम इनके सामने मुझे पिंच कर रहे हो, तुम कितने क्रूल हो लंजा। वांगजी उससे कहता है, हमें जल्दी ही अब उठना है वयिंग, तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, सुबह होने वाली है। वयिंग पाउच बनाते हुए कहता है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है लंजा, क्या हम पूरे दिन बेड में ही नहीं रह सकते? मुझे इस तरह तुम्हें हक करते हुए लेटकर कितना आराम मिल रहा है, स्पेशली ये विंटर का वेदर। वरना कुछ दिनों से तो मुझे तुम्हें अर्ली मॉर्निंग्स और लेट इवनिंग में ही देखने को मिल रहा था। अगर यही कंटिन्यू चलता रहा ना तो मैं लंजा की डेफिशिएंसी की वजह से बीमार हो जाऊंगा। वांगजी उसकी फालतू बातों पर मुस्कुरा देता है। तो वयिंग कहता है, मे बी मैं लंच के वक्त चुपके से तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अब वो वांगजी से कहता है, लंजा, क्लैन लीडर नी के लिए जो तलिस्मान्स मुझे बनाने हैं, क्या तुम उनमें फिर से मेरी मदद करोगे? वांगजी उससे तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल। वयिंग कहता है, थैंक यू सो मच लंजा, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो वांगजी उसकी वेस्ट पकड़ते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वयिंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं फिर भी खरीदना चाहता हूँ। वांगजी वयिंग के बालों को अब कान के पीछे लगाता है और उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस कर लेता है। वयिंग अब उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम्हें वो स्वीट्स अच्छी लगी जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था? वांगजी उससे कहता है, हाँ। वयिंग कहता है, तुमने उन्हें ट्राई किया? तुम्हें कौन सी बेस्ट लगी? वांगजी कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी बेस्ट थी। वयिंग कहता है, पर तुम्हें वो अच्छी तो लगी ना? वांगजी कहता है, हाँ। वयिंग कहता है, कोई भी ऐसी स्वीट डिश हो जो तुम्हें स्पेशल बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। वांगजी उससे कहता है, हाँ बता दूंगा। उस दिन वयिंग अपनी क्लास अटेंड करने के बाद ह्वेसांग से मिलता है और ह्वेसांग उसे बहुत शॉकिंग न्यूज़ देता है। ह्वेसांग उसे बताता है कि सही टाउन में किसी का मर्डर हुआ है। वयिंग को पता चलता है कि मजिस्ट्रेट के बेटे का ही मर्डर हुआ था, वही लड़का जो मू ली जुआन के साथ बदतमीजी कर रहा था। मर्डर इतनी क्रूल तरीके से किया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। वयिंग को ये भी पता चलता है कि सही टाउन के लोगों ने मर्डर वाली रात उस जगह एक फीमेल फिगर को देखा था। वयिंग तुरंत सोचने लगता है, कहीं ये मर्डर बदला लेने के लिए मू लीजुआन ने ही तो नहीं किया है।
हुआसांग उसे बताता है कि जैसे ही ये खबर क्लाउड रिसेस पहुंची, लैन चिरैन ने शिचैन को सही टाउन भेजा है इस बारे में पता लगाने के लिए। विंग सोचने लगता है कि वो इस बारे में जाकर शिचैन से बात करेगा। शिचैन सही टाउन से वापस आकर विंग को बताता है कि अभी उन्हें मर्डर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, पर शिचैन उससे कहता है जिस लेडी ने भी उसका मर्डर किया है वो बहुत ही निर्दयी रही होगी। इतनी क्रूर तरीके से कोई किसको कैसे मार सकता है। विंग कहता है शिचैन का हो सकता है उसका अपना कोई रीजन रहा हो, हम बिना कुछ जाने तो ऐसे नहीं कह सकते ना। शिचैन कहता है चाहे कैसा भी रीजन क्यों ना रहा हो, पर सिविलियन अफेयर्स को अपने हाथों में लेने का हमारा कोई हक नहीं होता। विंग को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है तो शिचैन उससे कहता है आशन तुम इस बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरी गारंटी देता हूँ कि हम इस मैटर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। शिचैन से मिलने के बाद विंग एक बार फिर हुआसांग से मिलता है और उससे कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसे उसकी मौत से मिल भी क्या जाएगा, और उसकी शक्ल से देखने से नहीं लग रहा था कि वो इस तरीके की है जो बदला लेगी। वैसे वो लोग अगर उसे पकड़ लेते हैं तो उसके साथ क्या करेंगे। हुआसांग कहता है अगर वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पाई तो शायद उसे फांसी की सजा भी हो सकती है। विंग कहता है ये कैसा बुलशिट लॉजिक है, क्या मतलब इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाई तो उन लोगों के पास भी तो कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए ना जिससे वो उसको फांसी की सजा दे सकें। हुआसांग ब्रदर हमें कुछ करना होगा, हम एक इनोसेंट लड़की को इस तरह मरने नहीं दे सकते। मुझे सही टाउन जाना होगा, उस लड़की से बात करनी होगी। हुआसांग ब्रदर क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हें मूव एस्टेट के सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में पता है ना, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता इसलिए मैं सीक्रेटली वहां जाऊंगा। हुआसांग कहता है तुम एक लेडी के क्वार्टर्स में सीक्रेटली जाओगे? विंग कहता है मुझे उम्मीद है कि उस लड़की को मदद की जरूरत होगी, हमें वहां जाना होगा, कोई ना कोई तरीका तो मिल ही जाएगा जिससे वो इनोसेंट साबित हो जाए। हमें आज की रात ही निकलना होगा। हुआसांग शॉक्ड होते हुए कहता है आज की रात, पर अगर हमने कर्फ्यू मिस कर दिया तो? विंग कहता है अगर मिस कर दिया तो कर दिया, किसी की जान की बात है यहाँ। हम डिनर के बाद साथ में चलेंगे हुआसांग ब्रदर, मुझे रात के समय अपने रूम से बाहर निकलने का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। हुआसांग कहता है ठीक है, पर अगर हम पकड़े गए ना तो मेरे पनिशमेंट के रूल्स भी तुम्हें ही कॉपी करने होंगे वे ब्रदर। विंग कहता है सारे नहीं करूँगा, 1/3 कर सकता हूँ। हुआसांग कहता है ठीक है। नेक्स्ट जब विंग की स्वॉर्ड क्लास होने वाली थी, वो सोच लेता है कि वो वांग जी को उनके प्लान के बारे में बता देगा। हालांकि उसे पता था कि वांग जी सारी बातें सुनकर उससे अपसेट हो जाएगा, पर वांग जी को सारी बातें ना बताए वो नहीं जा सकता था। स्वॉर्ड ट्रेनिंग जैसे ही शुरू होती है, वांग जी विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग अपनी ट्रेनिंग करते करते वांग जी को सारी बातें बता देता है। वांग जी के एक्सप्रेशंस एकदम क्यूरियस हो जाते हैं। वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींचकर ले जाने लगता है। उनका ट्रेनिंग मास्टर साई चांग कहता है सेकंड मास्टर लैन, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? वांग जी पोलाइटली उनसे कहता है स्वॉर्ड मास्टर, विंग और मैं अभी वापस आते हैं, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वांग जी विंग को ट्रेनिंग हॉल से खींचते हुए दूसरे हॉलवे में लेकर आता है और उससे कहता है विंग तुम इस तरीके की रेकलेस हरकतें कैसे कर सकते हो, ये डेंजरस हो सकता है। विंग उससे कहता है हाँ लंजा मैं जानता हूँ, पर मैं और क्या करूँ, मैं किसकी मदद लूँ, तुम्हारे अंकल की? वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि सिविलियन अफेयर्स में वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम्हारे ब्रदर से भी मैंने बात की, पर उन्होंने भी कहा कि मुझे ये सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है लंचा, इसलिए मुझे खुद ही वहाँ जाना होगा। वांग जी उससे कहता है विंग तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहे हो। विंग कहता है तो क्या मैं एक इनोसेंट पर्सन को ऐसे ही जान से मरने दूं लंजा? वांग जी कहता है तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि वो इनोसेंट है या नहीं? विंग कहता है यही तो पॉइंट है लंजा, मैं श्योर नहीं हूँ, मजिस्ट्रेट भी श्योर नहीं है कि वो इनोसेंट है या नहीं, फिर उसे ऐसे कैसे फांसी की सजा दी जा सकती है? और तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था ना कि मजिस्ट्रेट का बेटा किस तरीके से उसे टच कर रहा था और कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। वांग जी फिर उससे आर्ग्यूमेंट करते हुए कहता है तुम उस लेडी के कैरेक्टर को इतने अच्छे से नहीं जानते कि तुम उनके इंटेंशंस को लेकर एज्यूम कर सको। विंग भी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है लंजा ये मैटर नहीं करता कि मैं उस लेडी को अच्छे से जानता हूँ या नहीं, फैक्ट तो ये भी है ना कि मजिस्ट्रेट का बेटा भी कोई ज़्यादा इनोसेंट नहीं था। लंजा जो भी कुछ उस लेडी के साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ हुआ होता, अगर उस परवर्ट मजिस्ट्रेट के बेटे ने मुझे इस तरीके से टच किया होता, तो क्या तुम यही कहते जो आज तुम कह रहे हो? वांग जी विंग की इस बात पर कुछ नहीं कह पाता, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी टेंस्ड दिख रहे थे।
विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे बस ऐसी फीलिंग हो रही है लंजा कि कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे पता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे ये करना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए लैंस एक्ट रूल्स ही क्यों ना तोड़ने पड़े लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, सीरियसली लंजा? वांग जी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। विंग कहता है, पर मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ फैसांग ब्रदर भी है। वांग जी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। विंग मुस्कुराते हुए फिर उससे पूछता है, तुम सच में हमारे साथ चलोगे लंजा? वांग जी कहता है, हाँ, और विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। रात के समय जब सारे लैंस अपने अपने रूम में चले गए थे, फाइनली विंग मौका देखता है और अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाता है, जहां वो तुरंत ग्राउंड्स में आता है और वांग जी से मिलता है। उस रात काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, अपने स्लीव्स में से ग्लव्स निकालता है और विंग को दे देता है। विंग उससे कहता है, लंजा, क्या ये तुम्हारे हैं? वांग जी कहता है, हाँ। विंग मुस्कुराते हुए तुरंत उन ग्लव्स को पहन लेता है, हालांकि वो उसे काफ़ी बड़े आ रहे थे। वो वांग जी से कहता है, तुम्हारी फिंगर्स मेरी फिंगर्स से काफ़ी लंबी है लंजा। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है, तो विंग सिंपली मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स फाइन लंजा, अब हमें बाहर चलना चाहिए। फैसांग वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे ही वो लोग एंट्रेंस गेट पर पहुंचते हैं, फैसांग वहाँ पहुंच तो गया था पर काफ़ी डरा हुआ था, और वांग जी को देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तो विंग उसे देखकर कहता है, नी ब्रदर, क्या ऑनेस्टली आपने ये सोच लिया था कि मैं अपने खुद के फियांसे से ही सीक्रेट रखूँगा? फैसांग विंग से कहता है, वे ब्रदर, आपने डिसिप्लिन हेड को हमारे प्लान में शामिल कर लिया। विंग कहता है, करेक्शन नी ब्रदर, मैंने अपने लंजा को हमारे प्लान में शामिल किया है। ये सुनते ही वांग जी के ईयर्स और भी ज़्यादा पिंक हो जाते हैं। कैसे भी करके वो तीनों फाइनली सही टाउन पहुंच ही जाते हैं। जैसा कि ह्वेसांग ने प्रॉमिस किया था, वो सीक्रेट डोर से उन दोनों को वहां तक ले आता है जहां मू स्टेट का एंट्रेंस था। विंग देखता है कि मू लेजुआन की सर्वेंट वहां खड़े 2 गार्ड से कह रही थी, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए, ये मेरी मैडम का बेड टाइम रूटीन का समय है। तो वो दोनों गार्ड्स उससे कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? इस वक्त बेड टाइम रूटीन्स इंपॉर्टेंट है। मास्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि यंग लेडी बाहर नहीं जाएंगी जब तक मजिस्ट्रेट के लोग उन्हें यहाँ से कैप्चर करके नहीं ले जाते। विंग को अब पता चल गया था कि किस तरह छुपते छुपाते उसे अंदर रूम में जाना है, पर वो ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए वो वांग जी से कहता है, लंजा, तुम यहाँ ह्वेसांग के साथ ही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। वांग जी फिरोजली उससे कहता है, नहीं, मैं भी चलूँगा। विंग कहता है, नहीं लंजा, अगर हम तीनों जाएंगे तो सेफ नहीं होगा, तुम प्लीज़ पहले मुझे जाने दो। वो वांग जी के हाथ में एक तालिस्मान देते हुए कहता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगे कि कुछ खतरा है तो इस तालिस्मान को वार्म अप कर देना और ये मुझे अलर्ट कर देगा, मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। वांग जी उससे वो तालिस्मान ले लेता है और विंग से कहता है, अपना ख्याल रखना विंग। विंग फाइनली बालकनी के थ्रू होते हुए मेन बिल्डिंग में अंदर चला जाता है। ओके गाइस, आज की पार्ट को तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। साथ में मुझे आप लोगों से कुछ पूछना भी था। मुझे लगता है कि इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है और इतना खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके साथ में एक और स्टोरी भी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ स्टोरीज़ जो मैं रीड कर रही हूँ उनकी थोड़ी स्टोरी लाइन्स आपको बता देती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि किसकी स्टोरी लाइन आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और किस स्टोरी को मुझे शुरू करना चाहिए। पहली स्टोरी एक मॉडर्न वांगशन स्टोरी है, जिसमें वांग जी शुरुआत में सूशे के साथ क्लब में आता है। वो आना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे क्लबिंग करना पसंद नहीं था, पर चिरैन ने उसे ऑर्डर दिया था कि नए स्टूडेंट्स को उसे बाहर घुमाने के लिए लाना होगा, इसलिए वो सूशे के साथ आया हुआ था। वहीं क्लब में उसका सामना डांसर वियिंग से होता है। यस, तो इस स्टोरी में आप एक डांसर वियिंग और वांग जी की स्टोरी को बनते हुए देखोगे। इस स्टोरी में काफ़ी हॉट सीन्स होंगे। दूसरी स्टोरी भी एक मॉडर्न स्टोरी है जिसमें आप एक पुलिस डिटेक्टिव लॉन्ग वांग जी को देखोगे, जिसे अपने नेबर वियिंग से प्यार हो जाता है। वांग जी को एक मिसिंग पर्सन का केस मिलता है और वो मिसिंग पर्सन और कोई नहीं, वियिंग ही था। इस स्टोरी में वांग जी वियिंग के केस को सॉल्व करता नजर आएगा और इस केस को सॉल्व करते करते उसे वियिंग के लिए अपनी फीलिंग्स को भी सीक्रेट रखना है। तीसरी स्टोरी वांग जी और वियिंग की फेक डेटिंग को लेकर होगी। चिरैन चाहता था कि वांग जी म्याम्या से शादी कर ले, पर वांग जी एक गे है इसलिए वो नहीं कर सकता था। इसलिए वो चिरैन को दिखाने के लिए वियिंग को फेक डेटिंग करता है। हालांकि उसके बाद उन दोनों में प्यार भी हो जाता है।
और एक प्रेग्नेंट वुयिंग स्टोरी भी है, उसको अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है पर वो हिस्टोरिकल है। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि किस स्टोरी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, और इससे रिलेटेड मैं पोल भी डालूंगी तो वहाँ भी आप लोग वोट कर सकते हैं। ओके, आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।